पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं। आज का हमारा पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्भव, जिसमें हम देखते हैं सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर संक्रमण कि किस तरह से सामाजिक दर्शन का समाजशास्त्र की ओर संक्रमण किया जाता है। इससे हमारे जीवन में तीन विश्लेषण पद्धतियाँ उभर कर सामने आती है, जैसे प्रथम विश्लेषण पद्धति, द्वितीय विश्लेषण पद्धति और तृतीय विश्लेषण पद्धति। अब जो हमारी प्रथम विश्लेषण पद्धति है उसमें देखते हैं कि मानव चिंतन पर जोर दिया जाता है। इसमें समाजशास्त्र के उदय और विकास को प्राचीन युग के सामाजिक चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है और इसके अनुसार ही प्राचीन काल में ग्रीस, रोम, भारत, चीन और अरब देशों में समाजशास्त्र का उदय होता है तथा और सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने वाले विभिन्न सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, दर्शन है, अर्थशास्त्र है, प्राकृतिक विज्ञान है आदि में अध्ययन विधियों के समृद्ध प्रभाव के परिणाम स्वरूप इसमें समाजशास्त्र की उत्पत्ति होना संभव होती है। अब द्वितीय विश्लेषण पद्धति हमारी है वो सिद्धांतों तथा तथ्यों पर जोर देती है, अर्थात इसमें क्या होता है कि इसके इतिहास के अध्ययन पर जोर न देकर सिद्धांतों एवं तथ्यों पर जोर दिया जाता है। फिर आती है हमारी तृतीय विश्लेषण पद्धति जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के उदय तथा विकास पर विचार किया जाता है, अर्थात फ्रांस की जो राज्य क्रांति एवं 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया है उसके संदर्भ में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का पता लगाया जाता है। फिर आती है हमारी समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि किन आधारों पर तय की जाती है तथा इसकी विशेषताएं कितने प्रकार की होती है। अब देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक आधार पर इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। इन चारों आधार पर इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। फिर आती है इसकी विशेषताएं। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो पहली विशेषता जैसे हमारे सामने आती है राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास, और सेकंड आती है भूमि तथा कृषि के आधार पर औद्योगिक व्यवस्था का उदय। ऐसे ही तीसरी आएगी हमारी गाँव से शहरों की ओर पलायन, अर्थात जो लोग गाँव में रहते हैं वो शहरों में या फिर दूसरे नगरों में जाकर बसने लग जाते हैं। उसी तरह चौथी विशेषता है इसकी परंपरागत सामुदायिक संबंध एवं दबाव वाली सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास संभव होता है। फिर आता है हमारे समाजशास्त्र के उद्भव की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, किसे कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है, तो इसमें होता है जैसे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था एवं तृतीय और चतुर्थ अवस्था। अब जो हमारी प्रथम अवस्था है उसमें हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था यूरोप में प्रारंभ होती है। फिर इसके भारतीय विचार की जो मान्यता होती है उसके समाज जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें आती है, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ आदि हमें प्रथम अवस्था में ही मिलती है। इसी के अनुसार जीवन की एक व्यापक व्यवस्था का विकास भी इसी काल में हुआ है, अर्थात भारतीय विद्वानों के समाज संबंधी विचार धर्म, राजनीतिक अर्थ से काफी प्रभावित होते हैं। फिर आती है हमारी द्वितीय अवस्था। अब द्वितीय अवस्था में देखिए, आप देखते हैं 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी का जो काल होता है वो काल समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। इसी काल में काफी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता है, लेकिन 13वीं शताब्दी जो होती है सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, फिर आता है विद्वानों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। उसी तरह से इसी समय सामाजिक घटना तत्वों को समझने के लिए उस विधि का भी प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग प्राकृतिक घटना तत्वों को समझने के लिए किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसी कारण विचारकों को चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव झलकता है। उसी तरह से आती है हमारी चतुर्थ अवस्था। अब देखिए चतुर्थ अवस्था का जो काल है तृतीय अवस्था, हमारी जो तृतीय अवस्था आती है उसमें क्या होता है कि इसमें इसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना गया। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस समय सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके परिणाम से क्या होता है, जैसे विशिष्ट सामाजिक विज्ञान होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ, राजनीति शास्त्र हुआ, समाजशास्त्र हुआ, इतिहास आदि का विकास भी इसी काल में हुआ है तथा इसी में इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। अब आता है हमारा इसी तरह से चतुर्थ अवस्था। अब देखिए चतुर्थ अवस्था का जो प्रारंभ है वो अगस्त कॉम्ट ने 1798 से 1857 में माना है और अगस्त कॉम्ट ने ही इसको सामाजिक भौतिकी का नाम दिया है तथा 1838 में इन्होंने इस नाम को बदलकर
सामाजिक भौतिकी का जो नाम था उसे बदलकर अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का इसको नाम दे दिया गया है और इसी के आधार पर अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। फिर आती है हमारी देखिए समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास। हमारे जो समाजशास्त्र का उद्भव और विकास है वो किन तरीकों से हुआ तथा इसको कितने युगों में इसको बांटा जाता है, ये समझने के लिए हम पहले युग में जाएंगे। तो पहला युग हमारा प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। इसमें देखिए कई तरह के ग्रंथ आते हैं, वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण महाभारत हुई, ऐसे सामाजिक चिंतन का व्यवस्थित रूप में देखने को मिलता है और ग्रंथों के सूक्ष्म जो अवलोकन होता है वो भी इसी में ज्ञात किया जाता है। उसके बाद उस काल के ग्रंथों के अध्ययन का पता चलता है। जैसे ये व्यवस्था व्यक्ति और समाज के बीच सुंदर समन्वय का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज जीवन को उन्नत बनाने में योगदान देता है। फिर आता है हमारा दूसरा युग जिसमें भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भारत में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान होता है। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो यूरोप में समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ है, परंतु भारत में जो 20वीं शताब्दी के पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। समाज का संपूर्णता से अध्ययन किया जाता था। पश्चिम के देशों में समाजशास्त्र का विकास तेजी से होता हुआ। इसी तरह से सन 1914 से 1947 कैसे 1914 से 1947 तक का जो हमारा काल था वह भारतीय समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। अर्थात इसी तरह से आप देखेंगे कि सन 1914 में बम्बई में जो विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य जो हुआ था वो भी हमारे इसी काल में हुआ गया था। कौन से काल में? औपचारिक प्रतिस्थापन युग में। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो मान्यताएं थी, जैसे विषय का अध्ययन, अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन आदि जो अध्ययन किए जाते थे वो भी इसी युग में किए जाते थे। फिर आता है हमारा तृतीय युग जिसमें है स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह युग प्रारंभ हुआ। कौन सी में? 1947 में यह युग प्रारंभ हुआ था। उसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि इस युग में जो समाजशास्त्र का देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी तथा इसके अध्ययन अध्यापन की ओर लोगों का ध्यान अग्रसित हुआ था और वर्तमान में इसी विषय की लोकप्रियता को एवं उपयोगिता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र से संबंधित शोध कार्य भी चलाए जा रहे हैं तथा साथ ही समाजशास्त्र के विकास की जो दृष्टि थी उसके कुछ शोध संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। फिर आते हैं देखिए हमारे समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में किन विचारकों का योगदान रहा तथा किन समाजशास्त्री में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? अगस्त कॉम्टे ने। दूसरी आती है हमारी कार्ल मार्क्स और तीसरी आती है हमारी इमानुएल डुर्खिम और चौथी आती है मैक्स वेबर। इन चारों समाजशास्त्र के द्वारा ही समाजशास्त्र को अच्छे से समझा जा सकता है और इसकी कल्पना की जा सकती है और इसके उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है।